हम्म, तो हम शॉक थेरेपी की बात करते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, क्या मतलब है, एक मिनट में इसको थोड़ा मोटा कर। तो जो यूएसएसआर था, जो कि फॉलो कर रहा था कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन सिस्टम को, और जो यूएसए था जो कि क्या फॉलो कर रहा था, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन सिस्टम टू द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। जो प्रोसेस था चेंज का, जो प्रोसेस था ट्रांजिशन था फ्रॉम द कम्युनिस्ट टू द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। क्योंकि तो ये जो था ट्रांजिशन जो था वो इन्फ्लुएंस करा था, इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसने करा था, वर्ल्ड बैंक and IMF, because these two are providing loans to the newly independent countries for this transition. इस ट्रांजिशन के लिए ये वर्ल्ड बैंक और जो IMF थी वो लोन्स प्रोवाइड कर रही थी। इसमें इस ट्रांजिशन में कौन कौन इंक्लूडेड था, रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज प्लस सेंट्रल, ये सब इस सिस्टम सॉरी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मतलब स्टेट ओन्ड था। अब कैपिटलिस्ट है जो कि प्राइवेट ओन्ड है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, प्राइवेटाइजेशन होगा। वो सब हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो इतना समझ में आया कि क्या है शॉक थेरेपी, फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन सिस्टम टू द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये यहाँ लिखा होगा, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोपियन कंट्री that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as शॉक थेरेपी। किसमें ट्रांजिशन हुई थी, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए हम शॉक थेरेपी नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या क्या था, प्राइवेटाइजेशन, जो भी स्टेट एसेट्स था वो प्राइवेटली ओन्ड होने लगे थे, अब प्राइवेटली उसका ओनरशिप हो गया था। और जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो प्राइवेट फार्मिंग में रिप्लेस हो गया था। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या था, प्राइवेटाइजेशन हो गया था स्टेट एसेट्स का। दूसरा जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो रिप्लेस हो गई थी प्राइवेट फार्मिंग की। थर्ड, पहले क्या था, ट्रेड जो था वो हम वेस्ट के साथ नहीं कर सकते थे, तो वो ट्रेड स्टार्ट हो गया। प्लस जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है अब वो फ्रीली ट्रेड कर सकती है उसको जिसके साथ ट्रेड करना है। तो द फ्री ट्रेड रेजाइम इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बट टू द मेन इंजन्स टू चेंज, जिससे कि ओपननेस आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल ओपनिंग और डी रेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट थी अब वो लीडर्स हो गई थी एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये था हमारा शॉक थेरेपी। ऑफ कोर्स अब आते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस पे कि शॉक थेरेपी जो हुई है, जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम कम्युनिस्ट टू कैपिटलिस्ट, उसके कुछ क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे
तो इट ब्रॉट रूइन टू द इकनॉमीज, मतलब जो इकनॉमीज थी यूएसएसआर की वो पूरी ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जो पीपल है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। सेकंड पे आते हैं, जो ओल्ड सिस्टम था वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। ऑफ कोर्स सोशलिज्म चला गया, कैपिटलिस्ट आया है, तो जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम होगा वो डिस्ट्रॉय ही होगा। तो ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर was systematically डिस्ट्रॉयड। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड है जो सब्सिडीज़ जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, अब वो खारिज हो गई, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पे वो पॉवर्टी सेक्शंस में शिफ्ट हो गए। जैसे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी हेल्थ में, एजुकेशन में, चाइल्ड केयर में, तो वो सब बंद हो गई थी ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम में सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती, तो इसलिए जो लोग थे वो पॉवर्टी में हो गए। तो सस्पेंशन ऑफ subsidies put large sections of people into poverty। फोर्थ पॉइंट है, जो एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मेन पावर था, एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर था, वो तो या तो डिसइंटीग्रेट हो रहा था या फिर और माइग्रेट हो रहा था। ठीक है, फिर इकोनॉमिक पे आते हैं अगर हम, तो जो रूबल है, रूबल क्या है, जो करेंसी है, करेंसी ऑफ रशिया, वो डिक्लाइंड हो गई, इज डिक्लाइंड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई। अब इन्फ्लेशन आया तो जो पीपल की जो सारी सेविंग्स, अब उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो चाहिए, तो इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन की वजह से जो लोगों की नेसेसिटीज़ थी वो उनको पूरी करनी थी, बट वो महंगी हो गई, तो महंगी होने के चक्कर में क्या हुआ, लोगों की जो भी सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है शॉर्ट थेरेपी का, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन so high that people lost all their सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स चलेगी। अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करते हैं, तो जो 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ थी ना, उसको सेल पे कर दिया टू द प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर put for sale to private industries and companies। ठीक है, नेक्स्ट लार्जेस्ट कैरेज सेल थी ये, क्या कि जो वैल्यूएबल गुड्स थे ना, उनको बिल्कुल ही मतलब कम दाव पे बेच दिया, अनवैल्यूएबल तरीके से बेच दिया। जैसे मान लो कोई चीज़ 10,000 की है तो उसको 1-2 हज़ार में बेच दिया,
लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल चीज़। तो ये लार्जेस्ट गैरेज सेल थी हिस्ट्री में। अब अगर हम पॉलिटिक की बात करें कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पहला कंस्ट्रक्शन जो था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, उसको सेम अटेंशन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा अटेंशन थी ऑब्वियसली स्टैग्नेंट था सिस्टम, तो इस चक्कर में ज़्यादा अटेंशन इकोनॉमी को दी जा रही थी और पॉलिटिक को नहीं दी जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं दी जा रही थी। ठीक है। सेकंड, हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, मतलब जो भी सारी पावर्स थी फिर वही एक के हवाले, प्रेसिडेंट के हवाले ही दे रखी थी सारी पावर्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अभी तक नहीं दिया था, अभी तक ग्रांटेड नहीं हुई थी। कुछ कंट्रीज़ में ये इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी था। तो अभी तक हमने पढ़े कि रूइन हुआ इकनॉमीज़ में, जो भी ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो डिस्ट्रॉयड हो गया। सब्सिडीज़ की सस्पेंशन के चक्कर में जो लोग हैं वो पॉवर्टी में, लार्ज सेशंस ऑफ पीपल कम इनटू पॉवर्टी। जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, माइग्रेट हो गया। ये इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक। जो रूबल था करेंसी ऑफ रशिया वो डिक्लाइंड हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हुआ, महंगाई बढ़ी, तो जिससे कि जो लोगों की सेविंग्स थी वो लॉस्ट हो गई। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेल पे कर दिया प्राइवेट कंपनीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। लार्जेस्ट गैरेज सेल लगी जिसमें जो ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स थे और वैल्यूएबल कंपनीज थी उनको बहुत कम दाव पे बेचा जा रहा था। पॉलिटिकल की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पे या फिर पॉलिटिक पे फोकस कम था और इकोनॉमिक पे ज़्यादा था। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, जो ज़्यादातर पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में थी, वही सेम कि एक जने के पास ही ज़्यादातर पावर। थर्ड, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी को अभी तक नहीं मिली थी काफ़ी कंट्रीज़ में। ये तो था कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई शॉर्ट थेरेपी पे क्या हुआ है। पहले हम इसको बुक में देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। इट ब्रॉट ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. 90% of the industries were put for sale to private individuals and companies. Largest garage sale in the history. क्यों? क्योंकि valuable industries were undervalued and sold at a throwaway prices. ये सब economic causes है, economic consequences. The value of ruble, the Russian currency, declined dramatically, जिससे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई हो गया और लोगों की सेविंग्स चली गई। जो कलेक्टिव फार्म था वो डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि वो यूएसएसआर का सिस्टम था, जिससे कि जो रशिया ने फूड इंपोर्ट स्टार्ट करा, जिससे कि जो रशिया की जीडीपी थी 1991 में वो कम थी 1989 से। 1989 में मतलब ज़्यादा जीडीपी थी रशिया की और 1999 में कम हो गई। फिर जो ओल्ड सिस्टम था ये सोशल कॉजेज़ हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस was systematically destroyed. Subsidies pushed large section of the government people into poverty, withdrawal of government. Academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. Privatization led to new disparities. ये आ गया हमारे पॉलिटिकल।
construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. Countries were ड्राफ्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कंट्रीज़ के वो हरी मतलब जल्दबाजी में ड्राफ्ट किए हुए थे और हरी में हुए थे. Third, wildest possible powers that render electrical parliaments relatively weak. जो प्रेसिडेंट के पास वाइल्डेस्ट पॉसिबल पावर्स थी वो पार्लियामेंट के पास कम थी. जो प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वो अपॉइंट देमसेल्व्स टू पावर फॉर फर्स्ट 10 years और उसके बाद एक्सटेंड कर देते थे अगले 10 साल के लिए. जुडिशियल कल्चर और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी काफ़ी कंट्रीज़. ये जो थे वो कॉन्सिक्वेंसेस थे. बट ऑफ कोर्स रिवाइवल हर चीज़ का होता है तो मैं आपको रिवाइवल यहीं बता देती हूँ. ये है रिवाइवल. रशिया रिवाइव करना स्टार्ट हो गई थी 2000 में 10 साल इंडिपेंडेंस के बाद. ठीक है, कैसे रिवाइवल होना स्टार्ट हुआ था. जो इकोनॉमीज़ है काफ़ी इकोनॉमीज़ है जो कंट्री की वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एक्सपोर्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स. जैसे कुछ कंट्रीज जैसे कि अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे. और जो बाकी की कंट्रीज़ बची वो क्या था, उन्होंने गेन करा ऑयल पाइपलाइंस को जो कि हेल्प करती थी क्रॉस करने के लिए टेरिटरीज फॉर विच दे गेट, जिसकी वजह से उनको रेंट मिल सकता था. अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज. ऑयल पाइपलाइंस की वजह से उनको दूसरी कंट्रीज़ में भेज देते थे तो रेंट दे देते थे उस चीज़ का. तो ये 2 या 3 पॉइंट हैं जो कि रिवाइवल के मैं मांग कर दूँगी. फर्स्ट इसमें ये भी इंक्लूड कर देना है कंट्रीज़ का. एंड थर्ड, ठीक है. अब हम अपना नेक्स्ट आते हैं टॉपिक जो कि है टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स पे. अगर हम सबसे पहले रशिया की बात करें, सबसे पहले अगर हम रशिया की बात करें, जो 2 रिपब्लिक्स हैं इसके कौन कौन से, चेचन्या और दागिस्तान. इन दोनों ने सेसेशनिस्ट मूवमेंट करा था. वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट करा था फॉर द इंडिपेंडेंस. तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस. इसके लिए चेचन्या और दागिस्तान जो कि रशिया के 2 रिपब्लिक्स हैं इन्होंने मूवमेंट करा था. दूसरा अगर हम ताजिकिस्तान की बात करें तो इसने विटनेस करी थी सिविल वॉर हुई थी एक, सिविल वॉर जो कि 10 सालों के लिए चली थी. और एंड कब हुई थी, एंडेड इन 2001 में एंड हुई थी. किस पे हुई थी, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था. सेक्टेरियन मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है. अगर अब हम थर्ड पे आए, अज़रबैजान प्रोविंस ऑफ नागर्नो काराबाख. अज़रबैजान भाईजान होते हैं ना वो सलमान खान. प्रोविंस ऑफ नागर्नो काराबाख. यहाँ पे जो लोकल अर्मेनियंस
एंड जॉइन अर्मेनिया। ठीक है, अभी तक हमने 3 पढ़े। रशिया में क्या था, चेचन्या और दागिस्तान ने वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट करे थे, मतलब हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आना है। सेकंड, ताजिकिस्तान, सिविल वॉर चली थी वहाँ पे 10 सालों के लिए, जो कि 2001 में ख़त्म हुई थी। बेसिकली किस पे था वो, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स था। थर्ड, अजरबैजान प्रोविंस, इसमें जो लोकल अर्मेनियंस थे वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। अब नेक्स्ट आते हैं हम जॉर्जिया पे। जॉर्जिया, इसमें जो 2 प्रोविंस थे जॉर्जिया के, प्रोविंसेस ऑफ जॉर्जिया, डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से फिर क्या हो गया, फिर वॉर हो गया भाई, विच रिजल्टेड इन सिविल वॉर। क्या होता, प्रोविंसेस ऑफ जॉर्जिया क्या डिमांड करा था, इंडिपेंडेंस डिमांड करी थी, इंडिपेंडेंस। 4 हो गए, रशिया, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया। अब नेक्स्ट, दिस इज जो सेंट्रल एशिया जो था वो जोन हो गया था कंपटीशन का बिटवीन आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनी। जो सेंट्रल एशिया था हैज़ बिकम अ zone of competition between outside powers and oil companies। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वाकया पे। बहुत अलग ही नाम है इसका भाई, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। इसने क्या करा, इसने 2 पीसफुली कराया, देखो इसने बहुत शांति से करा। 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में इसमें स्प्लिट हो गया। ये किस में 8 तो हो गया भाई, ये इसका फर्स्ट टर्म चेस्ट, और दूसरा हो गया द स्लोवाक्स। लेकिन ये जो अलग होना था ना, ये बहुत पीसफुली हुआ, कोई भी वॉर नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से करा, बहुत अच्छी बात है। 7th आता है बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। 1991 के बाद जो इसके कुछ प्रोविंसेस थे, जैसे कि प्रोविंसेस हैं इसके क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया और हर्ज़गोविना, ये जो थे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। ये जो थे, ये सारे जो रिपब्लिक्स थे, ये जो प्रोविंसेस थे, बाल्कन रिपब्लिक्स जो हैं यूगोस्लाविया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से एथनिक सर्व्स जो थे वो अपोज थे इसके, और जो नॉन सर्ब बॉशियंस थे वो उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ से। क्या था, जो कौन अपोज थे, एथनिक सर्ब्स आर अपोज्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, एथनिक सर्ब्स के बीच में ये लड़ाई इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि एथनिक सर्ब अपोज कर रहे थे और जो नॉन सर्ब बॉशियंस है वो फॉलो कर रहे थे। तो एथनिक सर्ब्स अपोज थे, क्योंकि अलग हो रहे थे, और अब फॉलो कौन कर रहा था, नॉन सर्ब बॉशियंस इनके साथ थे कि हाँ भी तुम अच्छा कर रहे हो, चलो चलो अलग हो जाओ। तो क्या था, इन दोनों की लड़ाई में किसकी, एथनिक सर्ब्स की और नॉन सर्ब बॉशियंस की लड़ाई में क्या हुआ, नाटो ने इंटरवेंशन करी, प्लस किसने इंटरवेंशन करी, और यूगोस्लाविया ने क्या करा, बॉम्बिंग कर दी। एंड प्लस द बॉम्बिंग
ऑफ यूगोस्लाविया ने क्या कर दिया, बॉम्बिंग कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एथनिक सिविल वॉर हो गया। नाटो पता है ना कौन है, यूएसए का मिलिट्री अलायंस। ठीक है, ये था हमारा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें रशिया के दो रिपब्लिक्स हैं, चेचन्या और दागिस्तान ने वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट करा। क्यों? फॉर द इंडिपेंडेंस। ताजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई, 10 सालों के लिए चली, 2001 में वो ख़त्म हुई। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स था बेसिकली वो। थर्ड, अज़रबैजान के जो प्रोविंस थे वो चाहते थे ज्वाइन करना आर्मेनिया को। फोर्थ, जॉर्जिया, उसके जो 2 प्रोविंसेस थे उन्होंने डिमांड करी इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया। फिफ्थ, जो सेंट्रल एशिया जो था वो जोन था कंपटीशन का बिटवीन आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज़ का। सिक्स्थ, जो ये चेकोस्लोवाकिया है उसका 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, लेकिन वो पीसफुली बनी। कौन कौन सी 2 बनी? शेयर्स और द स्लोवाक्स। 7, जो बाल्कन रिपब्लिक से यूगोस्लाविया में वो जैसे कि क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हेरोज़ोविनिया, वो चाहते थे इंडिपेंडेंस, लेकिन एथनिक सर्वसनिंग को अपोज करा और नॉन सर्वसनिंग को फॉलो करा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो नेटो ने इंटरवेंट करा, प्लस यूगोस्लाविया ने क्या कर दिया, बॉम्बिंग कर दिया, विच इज रिजल्ट इन एथनिक सिविल वॉर। दिस इज द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. This is the tension and conflicts. So let's move on to the next topic, India and post communist countries. यहीं पे ये पूरा पैराग्राफ में यहीं पे ये सब 2001 में 10 साल तक चली, ये रहा सब यहीं पे लिखा हुआ है, तुम देख लेना ये सब। अब आते हैं हम इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ पे कि इंडिया का रिलेशंस कैसा था इन सब के साथ, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ। समझते हैं मेरे को। तो लेट्स स्टार्ट इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया का क्या था, गुड रिलेशंस था सबके साथ, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। बट सबसे अच्छा जो रिलेशन था वो किसका था, हम ऐसे बाइफरकेट करके समझते हैं। पहला, जो इंडो रशियन रिलेशंस है वो एम्बेडेड थे इन द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच पॉपुलर। मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट थे ना वो मैच करते थे, इंटरेस्ट मैच करते थे दोनों के, इंडिया और रशिया के। सेकंड, ये शेयर करते थे विजन ऑफ अ मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। थर्ड, और जो इंडिया रशिया का एक इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट होता है 2001 में, जिसमें मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन कर गए थे। मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स आर साइन अंडर दिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये है इंडो रशियन रिलेशंस कि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो मैच करता है, दोनों शेयर करते हैं विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और थर्ड, इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001, जिसमें मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं दोनों के बीच में। अब इस वाले पार्ट में इनका मतलब क्या है, कैसे मतलब बनाना है मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, क्या है विजन, तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सेवरल पावर्स की इंटरनेशनल सिस्टम में।
सेकंड, एक मैं लिख देती हूँ, पहला है स्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स, सेकंड हो गया कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सबकी सिक्योरिटी, तीसरा ग्रेटर रीजनलिज्म, चौथा नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको ऐसे ही सॉल्व कर लो जिससे कि वॉर ना हो, ताकि वॉर ना हो, सेटलमेंट्स ऑफ, फिफ्थ सबकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ की, लास्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज जैसे कि यूएन शुड बी स्ट्रेंथन, जैसे यूएन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए और डेमोक्रेटाइज करना चाहिए जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करा सके। ठीक है, ये था रिलेशंस के बारे में बात। अब हम करते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट है रशिया से, वो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि जो कश्मीर का इशू होता है या फिर जो एनर्जी सप्लाईज है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल टेररिज्म पे, या एक्सेस टू सेंट्रल एशिया और बैलेंसिंग रिलेशन चाइना में, इन सब चीज़ों में जो रशिया वो हेल्प करता है इंडिया की। ठीक है, रशिया आर्म्स में भी हेल्प करता है क्योंकि जो रशिया को क्या फ़ायदा होता है भाई, रशिया को फ़ायदा होता है, एक मिनट, सेकंड इंडिया को ज़्यादातर अपने मिलिट्री के जो भी हार्डवेयर्स है वो रशिया को से मिलते हैं, ये सेकंड हो गया। सिंस रशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स और असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्रीज बाय गिविंग, फॉर एग्जांपल जेनिक रॉकेट था, इंडिया को ज़रूरत था तो रशियन ने दे दिया था। ये थे इंडिया के बेनिफिट्स। क्या थे, पहले कश्मीर वगैरह के इशू में हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई में हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टेररिज्म पे, इंटरनेशनल टेररिज्म पे, तो रशिया हेल्प करता है। सेकंड हो गया जो भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो ज़्यादातर रशिया से आता है इंडिया के पास। थर्ड, और ये स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया की हेल्प करता है रशिया। ये हो गए इंडिया के बेनिफिट्स। अब रशिया को भी कुछ बेनिफिट्स होते होंगे, वो क्या है, सबसे पहला जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, तो इसलिए वो हेल्प करता है रशिया को जिससे कि वो परचेज करता है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स है मार्केट फॉर रशिया, तो रशिया जो है वो परचेज करता है मेजरली आर्म्स प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिया, तो ये पहला फ़ायदा हो गया। सेकंड, जो रशिया है वो गुड प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो इंडिया जो है वो मंगाता है रशिया से, तो जिससे कि इनका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इकनॉमी इसकी अच्छी होती है रशिया की, तो ये भी फ़ायदा है रशिया का इंडिया के साथ रिलेशन में। सिंस इंडिया इज़ एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, मतलब ऑयल आता है, रशिया एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस। India is seeking to increase its energy import from Russia and the republics of Kazakhstan, Turkmenistan and Turkmenistan। ठीक है, रशिया को भी फ़ायदा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, उनका इकनॉमी बढ़े, और इंडिया को भी फ़ायदा है कि ऑयल क्राइसिस में रशिया हेल्प कर देता है, दोनों का अपना अपने इसमें फ़ायदा है। तो यहाँ पे हमारा जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो हमें पढ़ने हैं इसमें। तो पहले हमें लीडर के बारे में पढ़ना है, विच इज़ इनके लेनिन के बारे में। ये फाउंडर है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, लीडर थे रशियन रेवोल्यूशन 1917 के, फाउंडर हेड है यूएसएसआर के ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। बस इतना पढ़ लो, बहुत है इनके बारे में, मैं मार्क कर देती हूँ। फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन,
फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। बस आ जाओ भाई हमारे मिखाइल गोर्बाचेव पे। लास्ट लीडर है सोवियत यूनियन के, इंट्रोड्यूस करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ येरा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ओपननेस, स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएस। ये सब इनके बारे में तो सभी कर लो। एंडेड द कोल्ड वॉर, ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएन, इनके बारे में तो पढ़ ही लेना अच्छे से। बोरिस येल्सिन, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. इन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी थी। लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रिजाइम इन 1991, की रोल प्ले करा इन्होंने सोवियत यूनियन में। प्लेड फॉर हार्मफुल सफर बाय रशियंस इन द ट्रांसलेशन, इनके बारे में कर लेना बोरिस येल्सिन। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इट केम्स टू एन एंड। अच्छे से इसको पढ़ना, इसके मिनी पॉइंटर्स में नोट्स बनाना और यस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।